हेलो दोस्तों। आज की इस मूवी के बारे में मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डीप है कि आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। इसकी मिस्ट्री में आप इतना डूब जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई मूवी है या रियल लाइफ। अगर दिमाग तेज है तो इस चक्रव्यूह को झेल कर दिखाओ। फिल्म की शुरुआत समंदर की लहरों की डरावनी आवाज के साथ होती है। हम जेस नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो रोते हुए अपने छोटे बेटे टॉमी को गले लगाकर कह रही होती है, बेटा तुमने बस एक बुरा सपना देखा है। हम सब बुरे सपने देखते हैं, ये भी वैसा ही है। दरअसल टॉमी को ऑटिज्म नाम की एक दिमागी बीमारी थी, जिसके कारण उसकी उम्र तो बढ़ रही थी लेकिन उसका दिमागी विकास नहीं हो पा रहा था। जेस अकेले उसकी देखभाल करते करते बहुत चिड़चिड़ी और हिंसक हो चुकी थी। अगले दिन जेस एक समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही होती है। जब वो गार्डन में सुखाए हुए कपड़े लेने जाती है तो उसे टॉमी का एक टूटा हुआ खिलौना मिलता है। घर के अंदर टॉमी पेंटिंग करते हुए गलती से कलर फर्श पर गिरा देता है, जिसे जेस साफ करने लगती है। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है, लेकिन बाहर जाकर देखने पर कोई नहीं मिलता। जेस आकर अपना सारा सामान पैक करती है, लेकिन टॉमी अजीब हरकतें करने लगता है और साथ चलने से मना कर देता है। जेस उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब यहाँ एक बड़ा राज छुपा है जो फिल्म जो एंड में खुलेगा। जेस टॉमी को गाड़ी में बिठाकर निकल जाती है। अगला सीन ट्रायंगल नाम की एक लग्जरी बोट यानी यॉट पर शिफ्ट होता है, जहां जेस का अमीर दोस्त ग्रेग और उसके साथी सैली, डॉनी, विक्टर और सैली की दोस्त हैदर मौजूद थे। जेस जब वहां पहुंचती है तो वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही होती है। ग्रेग जब उससे पूछता है तो वो थकान का बहाना बना देती है। विक्टर ग्रेग को अकेले में बताता है कि जेस कह रही थी कि उसका बेटा स्कूल गया है, लेकिन आज तो शनिवार है और शनिवार को स्कूल बंद होते हैं। ग्रेग कहता है शायद वो किसी स्पेशल स्कूल में जाता हो, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। बोट समंदर के बीच में पहुंचती है और जेस थक कर सो जाती है। सोते हुए उसे एक अजीब सपना आता है कि वो एक बीच पर लेटी है और चारों तरफ केकड़े रेंग रहे हैं। अचानक हैदर के बुलाने पर उसकी नींद खुल जाती है। मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन तभी अचानक समंदर का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एक भयानक तूफान उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रेग तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर कोस्ट गार्ड से मदद मांगने के लिए रेडियो कॉल करता है, लेकिन रेडियो के दूसरी तरफ से एक बेहद डरी हुई लड़की की आवाज आती है जो रोते हुए कह रही होती है, बचाओ, वो हम सबको मार रही है। ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और तभी सिग्नल टूट जाता है। वो भयानक तूफान उनकी बोट को पलट देता है। लाइफ जैकेट की मदद से जेस, ग्रेग, सैली, डॉनी और विक्टर किसी तरह पलटी हुई नाव के ऊपर चढ़कर बच जाते हैं, लेकिन हैदर उस तूफान में बह जाती है और मारी जाती है। तूफान रुकने के बाद उन्हें समंदर में दूर से एक बहुत बड़ा, पुराना और आलीशान पैसेंजर जहाज आता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम था एओलस। वे मदद के लिए चिल्लाते हैं। उन्हें जहाज के डेक पर एक धुंधला सा साया खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो बिना मदद किए आगे बढ़ जाता है। मजबूरन वे सब किसी तरह रस्सी के सहारे उस विशाल जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पूरा का पूरा जहाज बिल्कुल सुनसान था। वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ग्रेग कहता है कि वो कंट्रोल रूम जाकर कोस्ट गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तभी जेस को एक अजीब सा एहसास होता है। वो ग्रेग से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जहाज पर पहले भी आ चुकी हूं। ग्रेग हंसकर कहता है, तुम्हें बस डेजावू हो रहा है, परेशान मत हो। जहाज की तलाशी लेते हुए विक्टर और ग्रेग को एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसके नीचे एओलस जहाज का इतिहास लिखा था। उसमें लिखा था कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एओलस देवता के बेटे सिसिफस ने मौत के देवता को 2 बार चकमा दिया था और उनसे वापस आने का वादा तोड़ दिया था। इस बात से क्रोधित होकर मौत के देवता ने सिसिफस को एक भयानक श्राप दिया कि तुम्हें एक बहुत बड़े पत्थर को धकेलकर पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा। अगर तुम उसे चोटी पर पहुंचा दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन श्राप ऐसा था कि जब भी पत्थर चोटी के पास पहुंचता, वो अपने आप लुढ़क कर वापस नीचे गिर जाता और सिसिफस को यह काम अनंत काल तक बार बार करना था। जब भी ये सब पढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक गलियारे में कुछ गिरने की आवाज आती है। विक्टर जब वहां जाकर देखता है तो उसे फर्श पर एक चाबी का गुच्छा मिलता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो चाबी किसी और की नहीं, बल्कि खुद जेस के घर की चाबी थी। सबको आश्चर्य होता है कि जब जेस हमारे साथ खड़ी है तो उसकी चाबी यहां फर्श पर कैसे आई। सैली कहती है कि शायद हैदर बच गई होगी और ये चाबी उसकी जेब से गिरी होगी। वे हैदर को ढूंढते हुए एक डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारा खाना रखा था, जो आश्चर्यजनक रूप से एकदम ताजा और गर्म था। ग्रेग जब टाइम पूछता है तो पता चलता है कि विक्टर की घड़ी 11:30 पर और जेस की घड़ी 8:17 पर रुकी हुई थी।
तभी जेस को गैलरी में किसी का साया दिखता है। विक्टर उस साए का पीछा करने भागता है। जेस और ग्रेग भी विक्टर के पीछे निकलते हैं, जबकि डॉनी और सैली उसी कमरे में रुकते हैं। आगे जाने पर जेस और ग्रेग को एक कमरे से आवाज आती है। अंदर जाने पर उन्हें आईने पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है, गो टू द थिएटर। ग्रेग तुरंत थिएटर रूम की तरफ निकलता है। जेस उसे मना करती है कि वहां खतरा हो सकता है, पर ग्रेग नहीं सुनता। जेस वापस डाइनिंग रूम में आती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। जो खाना थोड़ी देर पहले एकदम ताजा था, वो अब पूरी तरह सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। डॉनी और सैली भी वहां नहीं थे। तभी वहां विक्टर आता है, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था। वो अचानक पागल हो जाता है और जेस का गला घोटने लगता है। जेस खुद को बचाने के लिए विक्टर के सिर के घाव पर अपनी उंगलियां गड़ा देती है, जिससे विक्टर वहीं ढेर हो जाता है। तभी जेस को गोली चलने की आवाज आती है और वो भागकर थिएटर रूम में पहुंचती है। वहां ग्रेग फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। उसे किसी ने गोली मार दी थी। सैली और डॉनी वहां खड़े थे। जेस को देखते ही सैली रोते हुए चिल्लाती है, ग्रेग ने मरने से पहले मुझे बताया कि तुमने उसे गोली मारी है। जेस हैरान होकर कहती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। डॉनी कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने ही तो हमसे कहा था कि ग्रेग तुम्हें थिएटर में बुला रहा है। जेस का दिमाग फटने लगता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तभी अचानक थिएटर के बैल्कनी एरिया से एक नकाबमुश्त कातिल, जिसने अपने चेहरे पर बोरी का मास्क पहना था, वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वो सैली और डॉनी दोनों को वहीं शूट करके मार डालता है। वो जेस पर भी हमला करता है, लेकिन जेस किसी तरह बचकर भाग निकलती है। कातिल जेस का पीछा करता है, लेकिन तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जेस को दीवार पर एक कुल्हाड़ी टंगी मिलती है। वो कुल्हाड़ी उठाती है और उस कातिल पर पलटवार करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। जेस चिल्लाकर पूछती है, तुम कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो नकाबमुश्त कातिल एक औरत की आवाज में अजीब तरीके से बड़बड़ाती है, इन सब को मार दो, केवल यही एक रास्ता है वापस अपने घर जाने का। और वो जेस के सामने ही जहाज के डेक से नीचे समंदर में कूद जाती है। जेस राहत की सांस लेती है कि तभी उसे समंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब नीचे झांककर देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तूफान में पलटी हुई उनकी वही छोटी ट्रायंगल नाव दोबारा जहाज की तरफ आ रही थी और उस पर ग्रेग, सैली, डॉनी और विक्टर लाइव खड़े होकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे और उस नाव पर खुद जेस भी मौजूद थी। यहां से फिल्म का असली और सबसे बड़ा टाइम लूप का चक्रव्यूह शुरू होता है। अब इस जहाज पर दो जेस हो चुकी थी। एक वो ओल्ड जेस जो पहले लूप से बचकर पूरी कहानी देख चुकी है और दूसरी वो न्यू जेस जो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ नाव से जहाज पर चढ़ी है। ओल्ड जेस समझ जाती है कि वो एक अनंत टाइम लूप में फंस चुकी है और जब तक इस जहाज पर सब लोग मरेंगे नहीं, ये लूप दोबारा शुरू नहीं होगा। वो खुद को छिपा लेती है। इस बार न्यू जेस और उसके दोस्त जहाज पर आकर बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं जैसा थोड़ी देर पहले ओल्ड जेस ने किया था। इसी घबराहट में ओल्ड जेस के हाथ से उसके घर की चाबी फर्श पर गिर जाती है, वही चाबी जो पहले लूप में विक्टर को मिली थी। ओल्ड जेस जब भागकर उस आईने वाले कमरे में जाती है तो देखती है कि आईने पर खून से गो टू द थिएटर पहले से लिखा हुआ है। तभी वहां न्यू जेस आ जाती है जो आईने को देख रही थी। न्यू जेस को पैरों की आहट मिलती है और वो विक्टर को उस तरफ भेजती है। विक्टर जब गैलरी में आता है तो उसे ओल्ड जेस मिल जाती है। ओल्ड जेस विक्टर को पूरा सच समझाने की कोशिश करती है कि विक्टर, मैं ही जेस हूं, हम एक लूप में फंसे हैं, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन विक्टर सोचता है कि ये कोई भूत है। वो उस पर झपटता है। हाथापाई में ओल्ड जेस विक्टर को धक्का देती है, जिससे विक्टर का सिर एक स्टैंड से जा टकराता है और वो घायल होकर भाग जाता है। ओल्ड जेस एक सीक्रेट कैबिन में छिपती है, जहां फर्श पर उसे सैकड़ों कागज के टुकड़े मिलते हैं जिन पर लिखा था, किल देम ऑल व्हेन दे अराइव, यानी जैसे ही वो आए उन सबको मार दो। वहां उसे अपनी ही सैकड़ों सोने के लॉकेट्स का ढेर मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लूप पहली बार नहीं बल्कि हजारों बार रिपीट हो चुका है और हर लूप में वो अपना लॉकेट वहां गिराती है। ओल्ड जेस फैसला करती है कि इस बार वो इस खूनी पैटर्न को बदल कर रहेगी ताकि वो अपने बेटे टॉमी से वापस मिल सके। वो एक बंदूक उठाती है और सबको बचाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे तड़पता हुआ विक्टर मिलता है। तभी उसे न्यू जेस की आवाज सुनाई देती है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। इस जहाज पर एक तीसरी जेस भी मौजूद थी जो सबसे पहली और सबसे क्रूर कातिल मास्क्ड किलर थी। वो मास्क वाली जेस ग्रेग को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर ओल्ड जेस थिएटर की तरफ भागती है।
वो न्यू जेस को भागते हुए देखती है और डॉनी और सैली को बचाकर थिएटर से बाहर लाती है। ओल्ड जेस उन्हें अपनी गन देती है और कहती है, मुझ पर भी भरोसा मत करना, जो सामने आए उसे शूट कर देना। ओल्ड जेस रास्ते में लगे खून का पीछा करती है। उधर डॉनी और सैली को गैलरी में किसी का साया दिखता है और वे घबराकर गोली जला देते हैं। गोली की आवाज सुनकर ओल्ड जेस उनकी तरफ भागती है, लेकिन उससे पहले ही वो नकाबपोश कातिल यानी मास्क्ड जेस अपना मास्क हटाकर डॉनी और सैली के पास पहुंच जाती है। वो कहती है, मैं असली जेस हूं, मेरे साथ चलो। वे उसके झांसे में आ जाते हैं। वो मास्क वाली जेस उन्हें एक कमरे में ले जाकर अचानक चाकू से हमला कर देती है। डॉनी वहीं मारा जाता है। सैली बुरी तरह जख्मी होकर जान बचाकर भागती है और सीधे कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो चालू करके कोस्ट गार्ड से कहती है, बचाओ, वो हमें मार रही है। ये वही रेडियो कॉल थी जो फिल्म के शुरू में तूफान के वक्त ग्रेग ने बोट पर सुनी थी। ओल्ड जेस जब तक वहां पहुंचती है, सैली उसे कातिल समझकर भागती है और जहाज की ऊपरी डेक पर पहुंच जाती है। ओल्ड जेस भी उसके पीछे पहुंचती है, पर वहां का नजारा देखकर ओल्ड जेस की रूह कांप जाती है। वहां डेक पर पहले से ही सैली की सैकड़ों लाशें सड़ रही थीं, यानी हर लूप में सैली इसी जगह आके दम तोड़ती थी। ओल्ड जेस सैली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैली वहीं दम तोड़ देती है। तभी ओल्ड जेस नीचे डेक पर देखती है, जहां न्यू जेस और वो नकाबपोश जेस आपस में कुल्हाड़ी से लड़ रही थी। ये वही लड़ाई थी जो फिल्म के पहले हिस्से में हुई थी। न्यू जेस उस नकाबपोश जेस को घायल करके समंदर में फेंक देती है। समंदर में गिरते ही ओल्ड जेस को पूरा सच समझ आ जाता है। इस लूप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। जब तक जहाज पर सब लोग मरेंगे नहीं, लूप रिस्टार्ट नहीं होगा और घर वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे खुद वो नकाबपोश कातिल बनना होगा और अपने ही दोस्तों को बेरहमी से मारना होगा, ताकि न्यू जेस उसे समंदर में फेंक सके और वो वापस धरती पर पहुंच सके। अब ओल्ड जेस खुद उस खूनी खेल को शुरू करती है। वो आईने पर अपने ही खून से लिखती है, गो टू द थिएटर। वो डॉनी और सैली से जाकर झूठ बोलती है कि ग्रेग बुला रहा है। वो बोरी का मास्क पहनती है, गन उठाती है और थिएटर जाकर सबसे पहले ग्रेग, फिर डॉनी और सैली को शूट कर देती है। न्यू जेस बचकर भागती है। दोनों के बीच डेक पर कुल्हाड़ी से भयंकर लड़ाई होती है। न्यू जेस ओल्ड जेस को घायल करके समंदर में फेंक देती है। समंदर में गिरते ही ओल्ड जेस की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद ओल्ड जेस की आंखें अचानक एक खूबसूरत बीच पर खुलती हैं। चारों तरफ केकड़े रेंग रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही नजारा था जो उसने बोट पर सोते हुए सपने में देखा था। जेस समझ जाती है कि वो जहाज के नरक से आजाद होकर वापस अपनी असली दुनिया में पहुंच चुकी है। वो भागती हुई अपने घर पहुंचती है। खिड़की से झांककर जब वो अंदर देखती है तो अंदर एक और जेस, ओरिजिनल होम जेस, अपने बेटे टॉमी पर बुरी तरह चिल्ला रही थी और उसे बेल्ट से पीट रही थी, क्योंकि टॉमी ने कलर फर्श पर गिरा दिया था। अपनी ही इस क्रूरता को देखकर बाहर खड़ी जेस को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दौड़कर घर की डोरबेल बजा देती है। अंदर वाली जेस जैसी ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, बाहर खड़ी जेस एक भारी हथौड़ा लेकर उस पर हमला कर देती है और अपनी ही उस क्रूर पर्सनैलिटी को मौत के घाट उतार देती है। छोटा टॉमी ये सब देख लेता है और डर कर रोने लगता है। जेस टॉमी को गले लगाती है और रोते हुए कहती है, बेटा डरो मत, तुमने बस एक बुरा सपना देखा है, मैं अब एक अच्छी माँ बनूंगी। यही वो सीन था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जेस अपनी ही लाश को एक बड़े बैग में पैक करती है, उसे कार की डिक्की में डालती है और टॉमी को साथ बिठाकर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए हाईवे पर निकल पड़ती है। जेस बहुत खुश थी कि उसने लूप तोड़ दिया और वो अपने बेटे के साथ आजाद है। तभी अचानक कार के शीशे से एक समुद्री पक्षी सीगल टकराकर मर जाता है। जेस कार रोककर उस मरे हुए पक्षी को सड़क के किनारे फेंकने जाती है, लेकिन वहां नीचे देखते ही वो हैरान रह जाती है। वहां पहले से ही वैसे ही मरे हुए सैकड़ों पक्षियों का ढेर लगा हुआ था। जेस रोने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो अभी भी लूप से बाहर नहीं निकली है। ये कार का एक्सीडेंट भी लूप का ही एक हिस्सा है। घबराई हुई जेस कार में वापस बैठती है। कार के शीशे पर खून लगा था, जिसे देखकर छोटा टॉमी दौड़ दौड़ से रोने और चिल्लाने लगता है। टॉमी को चुप कराने के चक्कर में जेस का ध्यान सड़क से भटक जाता है और सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से उनकी कार की भयंकर टक्कर हो जाती है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कार की डिक्की से जेस की वो पुरानी लाश बाहर आकर गिर जाती है और मासूम टॉमी की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हमारी ये जेस इस एक्सीडेंट में चमत्कारिक रूप से बच जाती है। वो सदमे में खड़ी थी, तभी वहां एक ब्लैक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी ड्राइवर जेस से पूछता है, मैडम क्या आप ठीक है? जेस बेजान आवाज में कहती है, हाँ। वो टैक्सी में बैठ जाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है?
जेस कहती है, मुझे समंदर के किनारे उस बंदरगाह हार्बर पर छोड़ दो। जेस सोचती है कि अगर वो दोबारा उसी बोट ट्रिप पर जाएगी तो इस बार वो तूफान में नहीं फंसेगी, अपने दोस्तों को बचा लेगी और अपने बेटे टॉमी को मरने से रोक लेगी। बंदरगाह पहुंचकर जब जेस उतरने लगती है तो टैक्सी ड्राइवर, जिसका मीटर बंद था, जेस की आंखों में देखकर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से पूछता है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वापस आओगी ना? जेस दृढ़ता से कहती है, हाँ, मैं वादा करती हूं, मैं वापस आऊंगी। जेस बोट की तरफ बढ़ती है जहां उसे विक्टर मिलता है। विक्टर पूछता है, टॉमी कहाँ है? जेस भारी मन से झूठ बोल देती है, वो स्कूल गया है। तभी वहां ग्रेग आता है और उसके परेशान होने का कारण पूछता है तो जेस भवलाते हुए वही पुराना बहाना बनाती है, बस थोड़ी थकान है। जेस उस ट्रायंगल नाव पर दोबारा सवार हो जाती है जहां उसका पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। नाव समंदर की तरफ चल पड़ती है और इसी कभी न खत्म होने वाले खौफनाक टाइम लूप के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस माइंडफक टाइम लूप ने आपका भी दिमाग घुमा दिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।